बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हंस के बोले दुर्जन और छिप के रहे सियार, अंत तुम इन दोनों से रहियो होशियार। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है ताइवान में। ताइवान में अब तक ये लग रहा था कि विलियम लाई जीत गए हैं और जीतने के बाद चाइना के खिलाफ एक मजबूत दावेदार खड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ पर चाइना ने एक और बहुत बड़ा उलटफेर किया है। जानेंगे चाइना ने क्या उलटफेर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस मीटिंग से। ये मीटिंग दावोस की एनएसए की मीटिंग है और इस मीटिंग में अजीत डोभाल को खास टास्क दिया गया है। जानेंगे क्या ये टास्क पूरा कर पाएंगे, क्या है वो टास्क। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जहां तक बात है ताइवान की, तो आपको बता दें ताइवान में जैसे ही विलियम लाई आए वैसे ही बहुत धमाका छा गया। दुनिया भर में अलग अलग तरह के बधाई संदेश दिए जाने लगे और अमेरिका ने भी बधाई दिया। अमेरिका ने जो बधाई दिया, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के द्वारा ताइवान के प्रेसिडेंट को दिया गया बधाई। पर यहाँ पर चाइना को ये बधाई पसंद नहीं आया और चाइना ने ये कह दिया कि देखो ये हमारी जमीन है और इस तरीके से तुम बधाई संदेश नहीं दे सकते हो। वैसे आपको बता दें इसके तुरंत बाद बाइडेन ने ये कह दिया कि भैया हम तो स्वतंत्रता का कहाँ पर समर्थन कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं कि ताइवान आज़ाद हो जाए। अब मिंट की रिपोर्ट देखिए, ये कहा जा रहा है कि कोई भी अगर ताइवान में ये सोचता है कि हमसे अलग होकर आजाद हो जाए तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये जो विलियम लाई के जीतने के बाद कहा जा रहा है। एक दूसरी खबर देखिए, चाइना की आर्मी ये कह रही है कि हम ताइवान को क्रश करने के लिए तैयार हैं और हर तरीके से अगर ताइवान ये सोचता है कि वो हमसे अलग हो जाएगा। फिलहाल सबसे अच्छी बात ये रही है कि ताइवान का स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा और चाइना का स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिरा। अच्छा, तो इसमें उलटफेर क्या हो गया, तो अभी कहानी बाकी है। ताइवान में विलियम लाई आ जरूर गए हैं, लेकिन क्या विलियम लाई काम कर पाएंगे? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ताइवान के संसद में एक अलग ही चीज हुई है। ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विलियम लाई को बिना किसी संसदीय बहुमत के कार्यालय में 4 साल का कठिन कार्यकाल का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि जिस संसद में वो राष्ट्रपति हैं वहाँ विपक्षी दल का बहुमत है और विपक्षी पार्टी जो है वो चीन समर्थित पार्टी है और ये पार्टी चीन के साथ व्यापार समझौता शुरू करना चाहती है। अब साधारण भाषा में समझिए, ताइवान के अंदर क्या होता है, जो इलेक्शन होता है, ताइवान के इलेक्शन के तरीके अलग होते हैं। ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव एक अलग है और संसद में सदस्यों का चुनाव अलग है। मतलब राष्ट्रपति कौन होगा ये बहुमत पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि सीधे जनता करेगी और संसद में कौन कौन बैठेंगे ये अलग से चुनाव होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि पहले पार्टी चुनकर आती है, जिस पार्टी का बहुमत रहता है उसके नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन यहाँ पर केस अलग होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव सीधे वोटिंग के द्वारा होता है और संसद में नेशनल असेंबली में कौन कौन आएगा इसका भी चुनाव होता है, वहां जनता से चुनकर संसद में भरा जाता है। और अभी क्या हुआ है, अभी सबसे बड़ी गड़बड़ यही हो गई है कि संसद में बहुमत है चीन के समर्थन वाली पार्टी का। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका सबसे बड़ा मतलब ये हो गया, इसका साधारण मतलब है कि जब तक संसद में हामी नहीं भरी जाएगी तब तक राष्ट्रपति कोई भी कानून पास नहीं कर सकेंगे। और आपको बता दें और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है अगर ताइवान का खर्च चलाना है तो भी ताइवान की संसद ही इसे, मतलब साफ है कि यहाँ असली वाला गेम किसने खेला है, चाइना ने खेला है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ होता है ताइवान में और ताइवान कितना स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकता है।
पर आपको बता दें अमेरिका की एक टीम अभी पहुंची हुई है, ताइवान डेलीगेशन की टीम है, जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मतलब ताइवान में अभी खेल बहुत बाकी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर दावोस 2024 की है। दावोस की मीटिंग हर साल होती है और इस बार भी दावोस की मीटिंग हुई है। एनएसए लेवल की ये मीटिंग है, जिस मीटिंग को स्विट्जरलैंड के एक बेहद खूबसूरत शहर में किया गया है। वैसे स्विट्जरलैंड की खूबसूरती इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब असल बात क्या थी, तो एनएसए की इस मीटिंग में भारत को एक की रोल दिया गया है। क्यों दिया गया है की रोल? क्योंकि ये देश चाहते हैं कि यहाँ रूस यूक्रेन में शांति हो जाए, और रूस यूक्रेन में शांति होने के लिए सबसे बड़ी चीज है 10 पॉइंट का जेलेंस्की का पीस फॉर्मूला। और इसी पीस फॉर्मूला को लेकर ये बात करने के लिए बैठे थे। भारत को की इसलिए बनाया जा रहा है ताकि भारत रूस को मना सके और इस फॉर्मूले को लागू कर सके। वैसे आपको बता दें यहाँ पर यूरोपीय देश भरमार मिलेंगे, और ये जो देख रहे हैं तस्वीर में, ये हमारे तरफ से एनएसए थे। मन में ख्याल आएगा कि हमारे एनएसए तो अजीत डोभाल हैं, ये प्राणी कौन है? तो आपको बता दें ये विक्रम मिश्री हैं, जो डिप्टी एनएसए हैं। तो यहाँ पर ये विराजमान है। अब मन में ख्याल आएगा कि आखिर क्या है ये 10 पॉइंट फॉर्मूला। इस बोर्ड में नाम भी 10 पॉइंट फॉर्मूला का है, तो 10 पॉइंट फॉर्मूला में है क्या? यूक्रेन कुछ मांगे ऐसे कर रहा है ना, जो लगता नहीं है कि जल्दी हल होने वाला है। पहली मांग क्या है? पहली मांग ये है कि न्यूक्लियर सेफ्टी होनी चाहिए। जापोरिजिया, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सुरक्षित होना चाहिए। ये पहला है। दूसरे नंबर पे है फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि यूक्रेन से जो ग्रेन एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया भर को और दुनिया के गरीब देशों को, ये सब कुछ सुरक्षित होना चाहिए। तीसरी है एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन स्थापित कर रहा है उसको डैमेज नहीं करेगा रूस। तीसरा है कि सारे कैदियों को छोड़ा जाएगा। चौथा है कि यूक्रेन के जो क्षेत्र हैं उनको वापस दिया जाएगा और यूएन के चार्टर के हिसाब से काम किया जाएगा। उसके बाद है रूस अपनी सेना को वापस ले जाएगा। उसके बाद है कि जस्टिस होगा, यानी कि जजमेंट होनी चाहिए जो वॉर क्राइम्स किए गए हैं। उसके बाद है कि इन्वायरमेंट को बचाया जाना चाहिए, और उसके बाद है कि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो, ये भी होना चाहिए। और अंत में एक डिक्री साइन होनी चाहिए कि हाँ भैया अब ये वॉर एंड हो गया है, खत्म हो गया है। तो ये 10 पॉइंट है जेलेंस्की के। अब पुतिन इस प्लान को मानेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।